तुलसी पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुलसी पूजन दिवस भी आज मनाया जाता है। सभी लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों को शिक्षा जगत के बहुत बड़े शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, उनकी जयंती पर भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी लोगों के लाइफ में हमेशा जो है प्रकाश हो, सभी लोग जीवन में आगे बढ़ें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। हमारे साथ हैं विकास कुमार, हमारे साथ हैं आरती कुमारी, हमारे साथ हैं स्टडी बॉय, हमारे साथ हैं इनामनस रॉय। सभी बच्चों का मैं एसके सिंह लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप यहां पर आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र प्रजापति। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, सभी बच्चों का आज की लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ वगैरह सब आपको सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि आज मैथ की क्लास है और यह क्लास इस सीरीज की, एनटीपीसी सीरीज की यह आखिरी क्लास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों का रिश्ता समाप्त हो रहा है। यहाँ से हम लोग अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे और बेहतर प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए कुछ और बेहतर आगे किया जाए। यह क्लास एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए समर्पित था। मैथ की आज आखिरी क्लास है। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत कुछ सीखने को आज आपको मिलने वाला है। ठीक, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पीछे के क्लास को जरूर देख लेंगे। एनटीपीसी अब आप एकदम सर पे एग्जाम्स है। आज 25 तारीख हो गई है। कल एक और आपके साथ लेक्चर होगा साइंस का। इसके बाद हमारी तरफ से एनटीपीसी पर क्लास रोक दी जाएंगी, क्योंकि 20 लेक्चर का हमने प्लान किया था और लगभग पूरा सिलेबस हमने अच्छे से कवर भी किया है। तो एक तो ये बात आपसे करनी थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई लगातार आप सभी बच्चों के प्रश्न मेरे तक पहुंच पाते हैं। कई बार आप सुबह में या दोपहर में क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं उस समय उसका जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि क्लास में होता हूं, अन्य और भी शेड्यूल्स होते हैं। तो मैं उस प्रश्न का जवाब, आप देखते होंगे कि शाम को 8-9 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे आप तक जरूर उसका आंसर पहुंचता है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो क्यों लेट पहुंचता है उसका रीजन यही होता है कि दिन की व्यस्तता थोड़ी सी होती है। शाम में फिर 9 बजे के बाद ज़्यादातर फ्री हो जाता हूँ, तो आराम से आपके प्रश्नों का आंसर भेजता रहता हूँ। सभी बच्चे अपने प्रश्नों का जवाब वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना नंबर आपको दिया था। आज फिर से मैं एक बार आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत प्यारा नंबर है, आप इसको याद रखें। केवल व्हाट्सअप करेंगे 9999, ठीक है। देखिए बहुत आप याद भी कर सकते हैं, 565799। इस नंबर पर अपने प्रश्नों के साथ, अपनी समस्याओं के साथ सदैव मैं आपके साथ में, मैं एसके सिंह हमेशा आपके बीच में मौजूद रहता हूं। तो चलिए बच्चों, हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैथ की बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं। मैथ और पढ़ने के लिए आप तपस्या एकेडमी चैनल सर्च कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी प्रतिदिन मैं वीडियो वहाँ पर डाल रखा हूँ, वहाँ से भी आप उसको फॉलो कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप इस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पहले प्रश्न पर। आपके सामने ये पहला प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। आइए इस पर हम बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ठीक, शुरू किया जाए क्लास को। चलिए भाई पिंटू गोल्ड जी, और हमारे साथ हैं अनम शेख जी, हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं रॉय जी, हमारे साथ हैं प्रजापति जी। सभी बच्चों का, हमारे साथ हैं स्टडी बॉय, हमारे साथ हैं आरती कुमारी, हमारे साथ हैं विकास कुमार। इन सारे बच्चों का और जो भी लोग मेरे को बाद में सुनेंगे, सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए लाइव क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1999 से लेकर 30 जून 2000 तक महीनों में 29 तारीख कितनी बार पड़ती है? मैं कहता हूं कि हर एक महीने में 29, बिना 29 के महीना कैसे बनेगा? हर एक महीने में 29 तारीख पड़ती है, बस एक जगह नहीं पड़ती है, फरवरी के महीने में। और वो कौन सा फरवरी होता है? अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की फरवरी तो 29 की होती है, लेकिन अगर साधारण वर्ष है, सिंपल वर्ष है, तो उसकी जो फरवरी होती है वो 29 की नहीं, वो 28 की होती है। और आपको पता है जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस वर्ष की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे हमारे पास बात की गई है, मैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से आपको समझाता हूँ। हमारे पास बात की गई 1999 की बात की गई है। 1999 का टाइम मेरा है। इसके बाद हमारे पास वर्ष 2000 की बात की गई है। आप देख सकते हैं इस 1999 में जनवरी से लेके दिसंबर तक की बात की गई, यानी 12 महीने की बात की गई है। और इस जून का मतलब 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक की बात की गई है। 30 जून तक की बात की गई है। आप देख सकते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की बात की गई है। जब हम 1 जनवरी से 30 जून 2000 तक जाएंगे तो पहले हम क्या करते हैं कि 1 जनवरी 1999 का पूरा टाइम टेबल देखते हैं। पूरा 12 महीना होता है और 12 महीने में 12 महीने आएंगे और 12 महीने में 29 जो है 12 बार आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है 12 बार आएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे सर ये 1999 है यह लीप वर्ष नहीं है,
ये नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है, क्या नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इसकी फरवरी थी उस फरवरी में 28 दिन रहे होंगे, इस करके इसमें एक कम कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा यहां से 11। यानी इसमें आप देखेंगे सन 1999 में 11 महीने ऐसे होंगे जिसमें 29 हमने तारीख देखी होगी। और जब आप 2000 की बात करेंगे, कहेंगे सर यह कैसा वर्ष है, हमने कहा यह है कैसा वर्ष है, यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष वह होता है जो 4 से कट जाता है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में एक ही तो अंतर होता है, वह अंतर यह होता है कि इसकी फरवरी लीप वाले की 29 होती है। तो आप देखेंगे बाकी महीने 30 या 31 के होते हैं। तो यहां तक आप देखेंगे इसके 6 के 6 महीने 1 जनवरी से और 31 जून तक, ये 6 महीने, इसमें 29 हर महीने में आएगा और इसमें केवल 11 बार आएगा। सो आपका आंसर जो होगा 11 + 6, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कहने का मतलब 18 होना चाहिए, कम क्यों हुआ, क्योंकि जो फरवरी 1999 की थी उसमें 28 दिन थे। तो ऐसे करके हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। हमारे साथ हैं खारी जी, आपको राम राम भाई, बहुत बहुत राम राम। अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। हमारे साथ हैं विकास कुमार जी, सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग लगातार जो है अच्छे से इस चीज को बता रहे हैं। सही आपने जवाब दिया है शैलेंद्र प्रजापति। तो इस तरह से आपको मैंने पहला प्रश्न बताया है। दूसरे प्रश्न की तरफ, 12 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। वैसे तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए पूरे कई घंटे लगते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है, बट बहुत कम समय में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आप समझ जाएं। बिना कोड के सिंपल तरीके से समझा देता हूं, आप इसको पकड़ लेंगे। देखो एक चीज समझो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस तरह के प्रश्नों में जब किसी एक डेट पर पूछा जाता है कौन सा दिन है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है अतिरिक्त दिन का। अतिरिक्त दिन का मतलब होता है अगर हम 7 से भाग देते हैं तो जो भी शेषफल बचता है, जैसे 7 से हम 8 को 7 से भाग देंगे 1 बचेगा, 9 को देंगे 2 बचेगा, 10 को देंगे 3 बचेगा। जब भी हम 7 से किसी भी नंबर को भाग दें, किसी भी दिन को भाग दें, तो उससे जो दिन बचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन से हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट पर कौन सा दिन है। तो इसको जरा 1 मिनट का टाइम देके समझने का प्रयास करिएगा। मैं समझाने का छोटा सा प्रयास करता हूं। सबसे पहली चीज, जब मेरे पास 12 जनवरी आता है तो मैं समझ गया कि इसमें जनवरी के भी 12 दिन हुए और 7 से भाग देता हूं तो इसमें 5 दिन आता है। तो यहां से इसका अतिरिक्त दिन 5 आ गया। और जनवरी का क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि जनवरी के जितने दिन थे वो हमने सब काउंट कर लिए। अब जरा इस बारे में ध्यान समझना, जब यहां पर लिखता है 1997 लिखता है, 1997 लिखने का मतलब ये नहीं कि 1997 बीत गया। 1997 लिखने का मतलब इसमें केवल 12 दिन ही बीते हैं जिसका हमने ईडी निकाल रखा है। तो अब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जानते हो क्या है, अब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए 1996 है। और मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा। इसकी शताब्दी 1900 को अलग कर लीजिएगा और 96 को अलग कर लीजिएगा। 1900 का होता है कोड, ये कोड आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोड होता है 1, ध्यान रखिएगा। 2000 का कोड 0 और 1900 का कोड 1। और सारे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो 1900 से या 2000 से पूछे जाते हैं। कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 1900 का कोड 1 है, इसका कोड 1 होता है, ध्यान रखिएगा। 1900 का कोड कहीं भी अगर आप 1900 में अलग तोड़ के अलग से करते हैं तो इसका कोड 1 होता है। तो इसका ईडी कोड जो है, इसका एक्स्ट्रा डेज कोड 1 होता है। ठीक है, ऐसे 2000 का क्या होता है, 0 होता है। अब मैं ये कहता हूं कि 96 वर्ष है, 96 वर्ष का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर हम उसको 7 से भाग देते हैं तो 52 बार भाग जाता है और 1 बचता है। वही एक जो दिन बचता है उसी को हम एक्स्ट्रा डेज कहते हैं, यानी हर एक साल में हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप कहते हैं अगर सर 96 साल है तो 96 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। लेकिन एक समस्या ये आती है कि इसमें लीप छुपे होते हैं। हमें ये पता करना पड़ेगा इसमें लीप क्यों है। क्यों लीप का पता करना चाहते हैं कि वही लीप है जो 28 का नहीं होता है, 29 का होता है। इसीलिए वह साल 365 का ना होकर के 366 का हो जाता है, 365 का ना होकर के 366 का हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे पास 1 की जगह पे 2 दिन आने लगते हैं। तो 1 दिन तो हमने सबका कैलकुलेट कर लिया था, उस 1 दिन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब आप देखेंगे 4 से इसको भाग दे करके लीप पता कर सकते हैं। और 4 से भाग देंगे तो 24 बार भाग जाएगा। बस ये जो संख्या लिख लिया आपने, यही इसमें सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है। और इस पे हम अलग से भी और कोई कैलेंडर पे वीडियो बना के डाल देंगे, उसको आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अभी डाला नहीं है, डाल दूंगा, बट आप यहां से इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। अब इसमें हमें 7 से कटाना है। 7 बना के जहां भी 7 दिखे कटा दीजिए। जैसे कि मैं कटाने का प्रयास करता हूं, 7 से अगर कटाऊं 7 3 21 3 बच जाएगा। 7 से कटाऊंगा, देखिए 7 एकम 7 बच जाएगा, 2 26, तो 7 3 21, 21 के बाद यहाँ बच जाएगा 5। और मैं कटा सकता हूँ, जैसे मैं ये कटा सकता हूँ 5 5 10 10 3 13 और 1 14। देखिए 5 5 10 10 3 13 और 14। अगर इन सबको देखूं तो 14 14 7 से कट जाएगा, पूरी तरह से कट गया, 0 बचा। 0 का मतलब होता है संडे, 0 का मतलब होता है संडे।
1 का मतलब मंडे, इसी तरह 2 का मतलब ट्यूसडे, ऐसे ही अगर हमारे पास 5 आता है तो फ्राइडे और 6 आता है तो सैटरडे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 0 आया यानी हमारा जो दिन कौन सा हो जाएगा, संडे। तो हम बता सकते हैं कि इस तारीख पर जो हमारा दिन था वह कौन सा दिन था, रविवार था। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाने का प्रयास किया है, समझ में आ गया ठीक? नहीं तो इस पर प्रॉपर एक वीडियो मैं 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसका जवाब मैंने आपके सामने दिया है। और ये इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वाला क्वेश्चन का जवाब जरा जल्दी से बताइएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, मैं पढ़ता हूं। और हमारे साथ देखिए लगातार बताया है, विकास कुमार ने संडे बताया है, शैलेंद्र प्रजापति ने संडे बताया, खत्री जी ने संडे बताया। देखिए आप लोग लगातार आंसर ही बता रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि आपको कुछ तो आता है। एक घड़ी 12 बजने में 22 सेकेंड लेती है, आप इसको समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में एक खास बात समझिएगा, 12 बजने में 11 बार की प्रक्रिया होती है। इसको अच्छे से समझिएगा। 12 बजने में 22 सेकेंड लगाती है और पूछा गया है कि 6 बजने में कितना समय लगेगा। इस तरह के सभी क्वेश्चन में हमेशा एक कम करके चलते हैं। मतलब ये समझिएगा कि 12 बजाने का मतलब प्रोसेस इसमें होता है, 12 बजाने का मतलब 11 प्रोसेस, और 11 प्रोसेस का मतलब कितना टाइम लगा, 22 सेकेंड। तो 1 प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड। इसको जरा समझ लीजिएगा। ऐसे जब 6 बजाने की बात करेगा तो 6 बजाने में कितना प्रोसेस होगा, एक कम हमेशा होता है, 5 प्रोसेस होगा। और एक प्रोसेस अगर 2 सेकेंड का है तो 5 प्रोसेस कितने का हो जाएगा, 5 × 2 सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि इसमें जो टाइम लगेगा 10 सेकेंड का समय लगेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एक कम करके चलते हैं। जैसे अगर पूछता है कि 7 बजाने में कितना समय लगेगा, तो 7 में हमें 6 प्रोसेस करना पड़ेगा, हर प्रोसेस 2 सेकेंड का है तो 6 दूना के 12। पूछता है कि हमें 9 बजाना है, तो 9 बजाने में 8 प्रोसेस करना होता है। ऐसे करके हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न था। ये सारे प्रश्न अभी आपने देखा यहाँ पर क्लॉक से है, लेकिन अब देखेंगे यह सारा क्वेश्चन, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें अलग अलग टॉपिक से प्रश्न आपको मिलेगा। तो आज हम लोग कई टॉपिक को एक साथ पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा लेने वाले हैं क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं। एकदम सही जवाब आप दे रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं शैलेंद्र जी, खत्री जी, विकास कुमार जी, आप लोग एकदम सही बता रहे हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, 5 बार हेड आने की प्रायिकता निकालना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रायिकता के क्वेश्चन में प्रायिकता क्या है, प्रायिकता है संभावना। संभावना क्या होती है, संभावना का मतलब कुल चांस कितना है और जो हम करना चाहते हैं उसके चांस कितने हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना। तो ये प्रश्न आपके सामने है और अब इसका जवाब आप बिल्कुल आप मुझे बताएंगे। और मैं आपके सामने ये मैंने प्रश्न रखा है और इसका जवाब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, लेकिन इसमें मुझे एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जरा सीखिएगा, ये सीखने वाली बात है। जब आप किसी सिक्के को उछालते हैं, बाउंस करते हैं, मेरे पास ये सिक्का है, इस सिक्के को उछालने के बाद इसमें 2 चीज आएगी, या तो इसमें हेड आता है या इसमें टेल आता है। यानी इसके अंदर दो जो है पॉसिबिलिटी छुपी हुई हैं। तो जब मैं कहता हूं कि मैं इस सिक्के को आप देख सकते हैं 10 सिक्कों की बात की जाएगी, 10 सिक्कों को उछालने की बात की जाएगी। अगर एक सिक्के की पॉसिबिलिटी 2 है, एक सिक्के को 10 बार उछालूं या 10 सिक्के को एक साथ उछालूं, यहां पर जो कुल संभावना बनती है, कुल तरीका बनता है, कुल मैनर बनता है, वह कुल मैनर आप पता कर सकते हैं कि भाई इस अगर हेड टेल है और हमारे पास सिक्के कितने हैं, 10 सिक्के, जरा ध्यान से देखिएगा, 10 सिक्के हैं और कितना तरीका बन रहा है, 2 तरीका बन रहा है। एक सिक्के को उछालने पर 2 तरीका बन रहा है। तो 10 सिक्के को जब आप उछालते हैं तो इसका जो कुल मैनर बनता है, कुल जो तरीका होता है, वह होता है 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1024। यानी अगर हम इस तरह से 10 सिक्कों को, कॉइन्स को उछालते हैं, तो आप देखिएगा एक सिक्के में 2 मैनर, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे 10 बार करेंगे, 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। यानी यहां पर हम जिन मैनर की बात कर रहे हैं वह कुल है 1024 मैनर्स है। लेकिन यहां पर मैनर्स नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ऐसे लिखा जाता है बुक में, NAE/NAS। जरा मैं यहां पर लिख देता हूं, फार्मूले में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, ये फार्मूला होता है NAE/NAS का फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता आप निकाल सकते हैं, आप बस ये जाने कि वह घटना कितनी बार घटती है ऊपर, और NS का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल तरीके कितने। हमने कुल तरीका बताया कि कुल तरीका 1024 है। बस मुझे इसकी जानकारी पता करनी है कि ये जो हमने इसको उछाला, इसमें पूछा गया है कि उछालने पर 5 बार हेड्स, 5 हेड्स मिलने के चांसेस कैसे हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे, इसको मैं बता देता हूं। देखो, जब आप 10 सिक्के को उछालते हो ना,
तो 10 सिक्के में से आप चाहते हैं कि आपको 5 हेड मिले, तो इसका मतलब 10 में से हमें चॉइस कितनी है 5 की, और 10 में से अगर हम चॉइस 5 की है तो इसी को बोलते हैं 10C5। क्या बोलते हैं? 10C5। और 10C5 की वैल्यू थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। 10C5 का मतलब होता है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5। और नीचे एक चीज और आता है 10 माइनस फैक्टोरियल 10 माइनस 5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू कुछ ऐसी होगी 10 9 8 7 6, और यहीं पर रोक देता हूं इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि मेरे पास पता है कि एक फैक्टोरियल 5 ये है और एक 10 में से 5 करूंगा तो ये भी 5 4 3 2 और 1। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर क्या होगा, इस फैक्टोरियल से 5 से ये फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मैं उसको क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे पास नीचे फैक्टोरियल 5 है तो मैं आराम से कटा सकता हूं। और इनको जब मैं सॉल्व करता हूं तो देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं, जरा इसको देखिएगा। जैसे 5 इंटू 2 कितना होता है 10, ये 10 खत्म हो जाएगा, और कटा लेते हैं। 3 से कटा देते हैं, 3 से हम इस 6 को कटा देते हैं 2 बार में, 2 से इस 4 को कटा देते हैं 2 बार में, 2 से इस 8 को कटाते हैं 4 बार में। तो मेरे पास ये मिला कुल तरीका 9 इंटू 4 इंटू 7। यह मेरे पास, मैं मल्टीप्लिकेशन बाद में भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे पास इतने तरीके मिले जिस तरीके से मैं 5 बार हेड प्राप्त कर सकता हूं। इसका मतलब जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा तो जितने तरीके से मैं 5 हेड प्राप्त कर सकता हूं अपॉन में टोटल तरीका करना पड़ेगा। सो इसका आंसर कुछ ऐसा होने वाला है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देखिएगा। अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमने अभी यहां पर देखा कि हमारे पास है 9 इंटू 4 इंटू 7, यह NA की वैल्यू है, और NS की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था 1024 है। इसको कटाना है निश्चित रूप से 1024 2 की पावर की वैल्यू है, तो ये 2 से या 4 से कटेगा, लेकिन ये 7 और 9 से नहीं कटेगा। तो मैं यहां पर देख सकता हूं 7 और 9 से तो कभी कट ही नहीं सकता, और 7 और 9 से नहीं कटता है तो आंसर मैंने पकड़ लिया होगा कि मेरा आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा 63 होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आंसर पकड़ना एक अलग बात है, निकालना अलग बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो नीचे चीज है वह 2 की पावर 10 यानी 2 इंटू 2 करके मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जब 2 की बात करें तो 2 कभी ना तो 7 से कट सकता है, ना 2 कभी किससे कट सकता है 9 से कट सकता है, लेकिन हाँ 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 2 पावर कम हो जाएगा, यानी 2 की पावर 8 की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, यानी 256 हम लिखेंगे। लेकिन यहां पर मैं ये कर रहा हूं कि आप यहां पर आराम से देखिए, आप जब इसको कटाने की बात करते हैं तो यहां पर 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 512, फिर 2 से कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 256। तो नीचे 256 और ऊपर 7 इंटू 9 63। तो इसका आंसर आप यहां पर देख पा रहे होंगे 63/256। ऐसे करके हम इसके आंसर को देख सकते हैं। आप यहां से इन चीजों को समझ सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने बताने का छोटा सा प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, फैक्टोरियल यही होता है। फैक्टोरियल जैसे हम 10 लिखते हैं तो वो अपनी वैल्यू को घटाएगा 10 9 8 7 6, और चूज करने का कॉम्बिनेशन तरीका, जब हम किसी चीज को चूज करते हैं उसके मैनर पता करते हैं तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है NCR। जैसे हमने कहा 10C5, तो 10C5 का मतलब है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ब्रैकेट में 10 माइनस 5। इस तरह से हम इस फार्मूले पर बात करेंगे और ऐसे इसको निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का तरीका होता है जो हमने निकाला है अपॉन टोटल तरीका। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बताएंगे। कैसे बताएंगे देखते हैं। यदि सतह 2 = 7 और सतह 80 का मान ज्ञात करिए। रुकिए 1 मिनट, चेक करने जी भाई क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट रुकिएगा, जरा मैं चेक करता हूं कि क्या इस क्वेश्चन की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि सतह शब्द तो होता नहीं है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को भी बताता हूं। हाँ, log 2 = 7 तो log 80 का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में दिक्कत आ जाती है। log 2 = 7 तो log 80 का मान पूछा है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं log 2 = 7 तो log 80 का, ये मिसलिनियस टॉपिक, इसमें हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो एकदम आराम से प्यार से देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। log 2 की वैल्यू 7 है, log 80 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या कर सकते हैं भाई, आओ इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम आराम से प्यार से एक एक बात आपको समझाते हुए मैं चलता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो, जिसका वैल्यू निकालना है हम इसी से सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर करो, मैंने कहा भाई देखो 80 को मैं लिख सकता हूं 8 × 10
8 इंटू 10। आप कहते हैं सर अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको मैं यहां पर एक बात बता दूं, एक फार्मूला बनता है log m मल्टीप्लाई n दैट इज इक्वल टू log m प्लस log n। यह एक फार्मूला जनरेट होता है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह सब में टूट जाता है। तो आप कह सकते हैं इसके आधार पर आप इसको ये भी लिख सकते हैं log 8 प्लस log 10। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन में जो लॉग के क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें बेस की जानकारी नहीं होती है तो इनका बेस हमेशा सेम होता है, और इसके लिए क्या, इसका बेस हमेशा 10 होता है। जैसे इस पर एक बात और मैं आप बताऊंगा, कहीं पर भी अगर लॉग लिखा है तो वो 10 बेस पर माना जाता है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर लॉग में हमारे सामने 10 है, ऑलरेडी इसका बेस 10 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? इसकी वैल्यू 1 होती है। या लॉग 5 लिखूं और बेस 5 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब यह लॉग 10 है तो यहाँ बेस भी इसका 10 होगा, तो इस पूरे चीज की वैल्यू तो मैं बता सकता हूं। अब मेरे हमारे सामने समस्या है कि log 8 की वैल्यू कितनी लिखी जाए। तो हम देखते हैं कि यहां पर किसकी वैल्यू दिया गया? log 2 की। तो मुझे एक काम फिर से इसमें ऐड आगे करना पड़ेगा, जो मैं यहां पर करने जा रहा हूं। मैं इसको लिखूंगा log 8 को मैं लिखूंगा log 2 के पावर 3। और फिर से यहां पर मैं एक फार्मूला आपको बताता हूं, ये फार्मूला होता है log m के पावर में n दैट इज इक्वल टू n log m। इसके आधार पर ये 3 पावर पहले आ जाएगा, और यहां log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, ये 3 पहले आ जाएगा 3 log 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब देखो 3 की जगह पे तो 3 रहेगा, log 2 की वैल्यू अभी यहां पर कितनी दी गई थी? 7, और प्लस क्या है? 1। जरा सॉल्व करो इसको। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21। 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। तो ऐसे करके हम इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बड़े आराम से विथ फार्मूला आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको चीजें यहीं पर समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक आप क्वेश्चन जो है रैंडमली, क्योंकि विविध का प्रश्न इसलिए मना मत करिए भाई शैलेंद्र प्रजापति, 1-2 क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। और भाई कौन से बुक से पढ़ाते हैं आपको बता दें कि यह एनटीपीसी क्लास है, और इस समय हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं रेलवे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज। और ये इस बुक से जो है ये 96 से लेकर के 2019 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी से जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको। राम मिलन मौर्य जी, हम लोग इस बुक की बात कर रहे हैं, इसी से आपको सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। मैंने कहा ना, कभी कभी इसलिए इसको मिसलेनियस कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन, अगर एक आध क्वेश्चन आया ना, इस पर पूरा चैप्टर नहीं है। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? भूले भटके इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसको करना है। तो आपने इसका आंसर बताया 22, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं क्या कहता है। एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम एक चित्त यानी हेड आने की संभावना क्या है? मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले इस बात को समझनी पड़ेगी कि ये क्या कहना क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। तो आप कहेंगे सर इसमें ने ये एक चीज कहना चाहता है, कम से कम, और साथ में क्या कहा है? एक। तो इस बारे में समझो, कम से कम एक, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास कितने सिक्के हैं? 3। जब मैं 3 सिक्के को उछालता हूं, उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मेरी बात समझना। और कितना कुल संभावना कितनी होगी? 2 की पावर 3 यानी 8 संभावना होगी। इन 8 संभावनाओं में से केवल एक ही ऐसी संभावना है जिसमें कि हेड ना आए, नहीं तो सब संभावनाओं में हेड आएगी। और वो कौन संभावना है? अगर तीनों के तीनों टेल आ गए ना, तो उसमें हेड आने की संभावना नहीं है, और बाकी सब में या तो एक हेड होगा, 2 हेड होगा, या तीनों के तीनों हेड हो सकते हैं। यानी 8 में से 7 मैनर तो ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड जरूर होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 7/8। आप यहां पर आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये 7/8। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में ना, अब देखिए मैंने आपको बातों बातों में इसका आंसर बता दिया है, बट मैं इस चीज को करके दिखाता हूं, जरा आप इस चीज को समझिएगा। जरा आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझते हैं हम लोग। देखो हमने क्या बताया आपको, हमने कहा कि पहले समझो, जब आप 3 सिक्के उछालोगे ना तो क्या होगा। तो आप देखो क्या हो सकता है। हेड, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा 8 ही पॉसिबिलिटी है तो मैं करके दिखाता हूं। हेड, 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 तीनों का हेड है ना। ऐसा हो सकता है कि ये 2 हेड आए और ये एक टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जब 2 हेड आ रहे हो तो यहां पर टेल हो, ये दोनों हेड
की तरह से काम कर रहे हो, या ऐसा हो कि शुरू में टेल हो और बाद में क्या हो जाए, हेड हो। क्योंकि 3 सिक्के हैं, 2 हेड आ रहे होंगे तो कुछ ऐसे 2 हेड 1 टेल, या 2 हेड 1 टेल, या ये शुरू में टेल बाद में हेड। अब मैं कहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि एक हमारे पास हेड हो और 2 टेल हो, तो आप कह सकते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि यहां पर शुरू में क्या है, दोनों टेल हो और लास्ट में हेड चला जाए, या ऐसा हो सकता है कि हेड बीच में हो और दोनों टेल एक पहले और एक लास्ट में हो। आप देख पा रहे हैं, या एक लास्ट पॉसिबिलिटी से बनती है कि तीनों के तीनों क्या हो, टेल हो। इस तरह से आप इनको जरा गिन के देखो कितनी संभावनाएं जनरेट हुई। जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभावनाएं कितनी जनरेट हुई, आप यहां पे मैं गिन के दिखाता हूं, आप बहुत आराम से बड़े प्यार से पढ़िए। आप कहेंगे देखो 1 संभावना सर, 2 संभावना, 3 संभावना, 4 संभावना, 5 संभावना, 6 संभावना, 7 संभावना और 8 संभावना। आप कह सकते हैं सर यहां पर कुल 8 संभावनाएं जनरेट हो रही हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पर 8 संभावनाएं जनरेट हैं, मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि देखो हेड इसमें भी है, 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 हेड इसमें भी है। एक ऐसी घटना है जिसमें हेड नहीं है, और कम से कम एक हेड का मतलब होता है 1 हेड वाला चलेगा, 2 हेड वाला चलेगा, 3 हेड वाला चलेगा। एक से ज्यादा जो भी हेड है, कम से कम हेड का एटलीस्ट का मतलब ही होता है कि एक या एक से ज्यादा हो, सब चलेगा। यानी हम इनमें से कुछ भी आएगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी यही तो कहता है कि आपको जो चीज चाहिए वह कितनी है और टोटल कितना है। तो हमें जो चीज चाहिए वो 7 तरीके से मिल सकती है, लेकिन टोटल संभावना कितनी, 8। सो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। ये एकदम बेसिक तरीका था। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका हमने ये बताया आपको कि देखिए हमारे पास जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो इसमें कितनी संभावना छुपी होती है, 2 संभावना छुपी होती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्के कितने हैं, सिक्के 3 हैं। तो हमारी कुल संभावना क्या होती है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यानी हमारे पास टोटल तरीका 8 है। लेकिन फिर ये वाली जो बात मैंने यहां पर टेबल में बताई, आपको पता होना चाहिए कि जब हम उछालते हैं और कम से कम एक की बात होती है तो एक ही संभावना होगा, जब तीनों की तीनों टेल हो जाए तो 7, 8 में से एक कम कर दूंगा तो 7, तो 7/8। फिर ये प्रैक्टिस से बात आती है, तब हम तुरंत कहते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। जैसे मान लो, सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके यहीं पर दिखाता हूं। हमारे पास 3 सिक्के न हो, 4 सिक्के हो। सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 सिक्के हैं और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो हम कहेंगे भाई 4 सिक्के हैं तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 की वैल्यू होती है 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 16। हम कहेंगे यहां पर कुल 16 तरीके हैं, लेकिन 16 में से हमें एक बस नहीं चाहिए कि भाई सारे टेल हो जाएं, बाकी तो हेड रहेगा कोई ना कोई। तो एक कम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 15/16। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत आप हैंडल कर दोगे। तो ये बात मैंने आपको बताई, बिल्कुल सही आपने बताया। इसका जवाब हो जाएगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 6 आज का लॉग का फिर से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए। बस यही शायद ये 1-2 ही लाख के क्वेश्चन है, बिल्कुल डरिएगा मत। इसको हम लोग अच्छे से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़े प्यार से पढ़िए, मैथ बहुत प्यार से पढ़ने वाला विषय होता है। और आप सभी बच्चे लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं। मैं एसके सिंह आप सभी के बीच में लगातार हम लोग मैथ पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो 1/2 log x + log y एंड यहाँ पर इज इक्वल टू है। यहाँ पर एक बीच में साइन है, यहाँ पर तब नहीं लिखा गया, यहाँ पर इक्वल टू log x + y/2। तो x और y का रिलेशन आपसे पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और बहुत प्यार से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो पहला चीज़ यहाँ पर जब मेरे को ये दिखाया गया कि log x + y, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। मैं अभी आपको बता रहा था कि एक फार्मूला आपको बता रहा था कि log m × n का अपना एक मतलब होता है, और वो होता है फार्मूला log m + log n। यही होता है। यानी अगर दो चीजें अंदर में log में मल्टीप्लिकेशन होती है तो बाहर जाके प्लस हो जाती है। मैं कहता हूं इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लो, अगर प्लस में होंगी तो आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको थोड़े समय के लिए कुछ ऐसा समझू 1/2 और इसको समझू log क्या x × y एंड दैट इज इक्वल टू log x + y/2। फिर मेरे को अभी एक चीज दिखाई दे रहा है कि 1/2 प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो मैं log से क्या करता है, बाहर निकल जाता। तो अब मुझे आपको एक बात और बतानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी हम ऐसा पढ़े हैं कि log m के पावर में अगर n होता है तो उसकी वैल्यू होती है n log m। यही दो फार्मूले भी हमने पहले जिक्र किया और यहां भी जिक्र किया। तो हम कह सकते हैं कि इसको उल्टा यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई चीज है तो पावर के रूप में होगी, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वह कुछ ऐसी है log x × y के पावर में 1/2, तभी तो 1/2 उधर गया होगा, एंड दैट इज इक्वल टू log x
प्लस वाई अपॉन 2। इतनी बात आप समझ लीजिएगा। इसके आधार पर मैं एक चीज कर सकता हूं कि इस लॉग से यह लॉग अब कट सकता है और मुझे एक चीज पता चल गया, एक्स वाई पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। करेक्ट है। इसी के आधार पर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता तो इधर मिलता मेरे को एक्स वाई और उधर मिलता एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉग कट चुका है। सिंपल मैथ की बात है। हम अगर स्क्वायर करेंगे एक तरफ तो दूसरे तरफ भी होगा, इधर करेंगे तो 1/2 पावर है हट जाएगा, 1/2 का आधा पावर होता है, स्क्वायर करेंगे तो पूरा पावर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कभी 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में, और रूट को हटाएंगे स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। सो यहाँ पे मेरे को एक्स वाई मिलेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। मैं कहता हूँ बच्चे अगर तुम इसको सॉल्व करते तो आप कहते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और अपान में 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। इसी चीज को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपसे करवाता हूं, थोड़ा सा मैं इधर फार्मूला इसको मिटा देता हूं भाई क्योंकि मुझे जगह चाहिए और बनाने के लिए इस क्वेश्चन को। अभी फार्मूला आप लोग नोट कर चुके होंगे, आपके सामने चला गया होगा। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा? ये हो जाएगा 4xy दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy। बस हम आंसर के बिल्कुल करीब हैं। अगर आपको दिखाई देना होगा तो दे गया होगा कि x इज इक्वल टू वाई होता है, बट कैसे इस चीज को देखिएगा। मैं कहता हूं कि जब मैं इस चीज को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं तो आप कहेंगे जब इस चीज को आप उधर भेजेंगे इधर प्लस से उधर माइनस हो जाएगा, और ये -4xy जब उधर जाएगा तो प्लस का 2xy उसके बगल में होगा तो भी कट के क्या बचेगा, माइनस का 2xy। यानी हमें लास्ट में ये सब चीज सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और किसी चीज का अगर स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो संख्या खुद 0 हो। यानी x माइनस वाई की वैल्यू 0 है तभी उसका स्क्वायर 0 है, और अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, y को उधर भेज दीजिए, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y। तो इस तरह से आप इस करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बता सकते हैं हमारा आंसर जो आया होगा वो फर्स्ट वाला होगा और हम इस पर ट्रिक कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा तो लंबा प्रोसेस था सर जी, SSC टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 10,750 वाली बुक भी पढ़ाया करिए सर जी प्लीज। राम मिलन मौर्य जी, बिल्कुल हम जो है SSC की जो भी बुक्स है वो सारी बुक्स हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अभी NTPC पर चल रहा है बच्चे, लेकिन इससे आपको बहुत सारा बेस बनाने में और चीज़ों में आपको एक बार पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। बेशक ये हमने NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की, लेकिन समझाने का तरीका हमने बहुत वाइड रखा है, कोशिश किया है कि आप तक वो बात पहुंच जाए। समय का भी ध्यान रखा है, कम समय में ज़्यादा बात बतानी है, तो आपको इसका लाभ मिलना चाहिए। पहले आप इन वीडियो को फॉलो कर लें। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि तपस्या एकेडमी चैनल पर बहुत सारा क्वेश्चन मैं लगातार वहाँ पर वीडियो डाल रखा हूँ, वहाँ से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए। आपको कई सारी वीडियो वहाँ पे भी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। तो बिल्कुल शैलेंद्र प्रजापति आप सही बता रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई आएगा। युवराज कुमार बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये डरावने प्रश्न थे, कोई डरने की बात नहीं थी, हमने इसको बताया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तुरंत क्वेश्चन को देखते हुए बताएंगे और देखो कैसे। 4 घंटियां पहले 7 बजती हैं और फिर क्रमशः 6, 7, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 2 घंटों में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी और किस अंतराल से बजेंगी? आइए इस प्रश्न पर हम अच्छे से बात करते हैं। और ये क्वेश्चन आप SCF LCM में इस तरह का क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, तो इस क्वेश्चन पर आप बता भी सकते हैं। खैर मैं आपको बताने का छोटा सा प्रयास करता हूँ और इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर ये सेकंड में दिया गया है 6, 7, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो इन घंटियों की बात की जाती है यह अपने LCM पॉइंट पर हमेशा एक साथ बजती हैं। तो मैं कहता हूं अगर 6, 7, 8, 9 की बात की जा रही है तो आप इसके LCM पर बात कर सकते हैं, आप इसका LCM निकाल सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि इसका LCM क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसके LCM की बात कर रहे हैं तो इसका LCM हम निकाल सकते हैं। और LCM क्या होगा इसको देखिएगा, इसका LCM यानी इनसे कटने वाली संख्या, और कटने वाली संख्या देखिए 8 के अंदर क्या है, ये 2 का सबसे बड़ा पावर है इसमें जो है, और 9 3 का सबसे बड़ा पावर है, तो 6 का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो हमारा जो LCM होगा कुछ ऐसा होगा 7 × 8 × 9। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोल दिया? जब LCM निकाला जाता है तो किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टर के रूप में देखते हैं और उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर किसके पास है, उन सबको LCM के अंदर रख लिया जाता है। सो इस आधार पर जब मैंने 9 को देखा तो मैंने कहा 9 में 3 का सबसे बड़ा पावर है, तो कहीं भी 3 होगा उसको लेने की जरूरत नहीं है।
ऐसे जब मैं 8 को देखता हूं तो वह 2 के क्यूब की वैल्यू है, तो कहीं भी 2 है, फिर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बड़े को ले लिया। अब 7 तो कहीं कवर नहीं हुआ, तो मेरा एलसीएम होगा 7 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड में 9। तो मैं इसको कर भी सकता हूं, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर कहीं से भी आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जैसे 8 में 9 का कर देते हैं, 8 9 होता है 72 और 72 इंटू 7 कर दीजिए, 7 दूना के 14, 1 7 7 49 और 1 50। तो मुझे पता चल गया कि 504 सेकंड पर ये घंटियां वापस एक साथ बजेंगी, क्योंकि एलसीएम वही पॉइंट होता है जिस पर ये पुनः एक साथ बजती हैं। तो आप ये कह सकते हैं सर 504 सेकंड, ये 480 वाला नहीं होगा, ये 580 वाला होगा, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। करेक्ट है? ये कैसे पता चलेगा? तो हम वापस चलते हैं क्वेश्चन में टाइम दिया है 2 मिनट का, कितना दिया है? हाँ, 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे का समय दिया गया, 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी? और ध्यान रखिएगा ये टाइम सेकंड में है। तो मैं आपसे कहता हूं यार 2 घंटा जो है, 2 घंटे को आप क्या समझते हैं? आपने कहा सर 2 घंटा 1 घंटे में 60 मिनट होता है और हर मिनट में 60 सेकंड होता है। अगर हम कुछ ऐसा करें, 2 इंटू 60 करें तो इस टाइम को हम सेकंड में लेके जा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कर देता हूं क्योंकि बहुत आसान है। 36 दूना के 72, 7200 सेकंड का टाइम है। इस 7200 सेकंड में ये हर 504 सेकंड पर एक साथ बजती हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, 504 से क्या करना है, 7200 को भाग दे देना है और हम भाग देने की प्रक्रिया करते हैं बहुत आराम से। जैसे आप भाग देते हैं, हमने कहा ना आपको पढ़ाने के लिए हमने एकदम सिंपल तरीका रखा है। और ये 7200 है और 7200 को अगर हम मान लीजिए 504 से एक समय के लिए भाग दें तो मुझे लगता है एक बार भाग चला गया होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे जब चला जाएगा 10 में से 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आप देख सकते हैं 16 आ जाएगा और 7 में से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 216 यहाँ पर आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिएगा, जब हमारे पास 7200 हम इसको 504 से भाग देंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा, 1 आ जाएगा और 7 में से यहाँ पर 216 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 0 उतर जाएगा और मैं फिर कहता हूँ कि फिर से आप इसको भाग दीजिएगा। आप कहते हैं सर भाग हम यहाँ पर 4 बार जाएगा, क्यों 4 बार जाएगा? क्योंकि 500 का 4 गुना 2000 होता है और 4 का 2 गुना 16 होता है, इसकी वैल्यू आती है 2016। समझ रहे हैं? यहाँ पे कुछ बचे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भाग कितनी बार गया है? 4 बार, मतलब 14 बार पूरी तरह से भाग गया है। तो इस तरह से बच्चे हम इस प्रश्न का जवाब देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो बहुत आराम से हम इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास आता है 14 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, 14 बार, क्योंकि इसमें दोनों चीजें पूछी गई थी, कितनी बार और कितने अंतराल पर। तो ये आंसर तो निकल गया था 504 वाला, लेकिन कितनी बार होगा तो हमने इस तरह से इसको भाग देके निकालना था। आपने सही बताया है और इसका जवाब थर्ड आएगा बिल्कुल। युवराज सिंह, शैलेंद्र प्रजापति जी, आप लोग सही बता रहे हैं। पिंटू गोल्ड जी, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं। एनटीपीसी में समय कम बचा है, लेकिन हम लोग आज आखिरी क्लास पर हैं। हम लोग भी एकदम बिल्कुल सही समय से एकदम आराम से पढ़ते हुए चले हैं। प्रतिदिन आपने 1 घंटे की इस लाइव क्लास का आनंद लिया है। और जो बच्चे लाइव नहीं हो पाते हैं बाद में भी उन चीज़ों को देखते हैं, लगातार उनके मैसेज मेरे पास आते रहते हैं, उनके प्रश्न आते रहते हैं, उनको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाता रहता हूं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से पछाड़ देता है। 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर के फासले से हरा देता है। 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने फासले से हराएगा। मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्न के लिए हम एक काम कर सकते हैं। आपने बोला हो क्या? हमने कहा बच्चे एक काम करो, इसको ना रेशियो वाले से तरीके से अपनाओ। रेशियो वाला तरीका अपनाओ, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो भी बुक्स वगैरह में जो भी सोल्यूशन आप देखेंगे वो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से बनाएंगे और बड़े आराम से बनाएंगे। सो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप इस बारे में देखिएगा कि हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ए बी की। हम बात कर रहे हैं ए की, हम बात कर रहे हैं बी की, हम बात कर रहे हैं सी की। बहुत अच्छे समझना बच्चे। तो आप कहते हैं कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। तो इस बात को देखो, अगर मैं ए और बी की केवल बात करता तो इस समय ध्यान रखना, ए हराता है किसको? बी को। यानी ए जब 1000 पे होगा तो इसका मतलब बी कितने पे हो जाएगा? निश्चित रूप से बी की वैल्यू हो जाएगी 900। क्यों 900 हो जाएगी इस बारे में समझो, क्योंकि ये 100 मीटर से इसको हरा देता है। तो जिस समय यह 1000 पूरा कर चुका होगा उस समय ये केवल 900 पहुंचा होगा। यानी आप इसके बारे में ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं इनका अनुपातिक वैल्यू देखूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 0 सब कट जाएंगे। इसका अनुपातिक वैल्यू कितना आ जाएगा? 10:9।
दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बी और सी की, तो ये कहता है कि 400 मीटर की दौड़ में इसको 40 मीटर से हरा देता है। तो जरा इस बारे में ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताने का पुनः प्रयास करता हूँ बी और सी के साथ क्या हुआ। यहाँ पर बी को रखता हूँ, यहाँ पर सी को। बी कहता है अगर 400 मीटर की दौड़ होगी ना तो सी को मैं 40 मीटर से हरा दूंगा। यानी इस बारे में समझिएगा, 40 मीटर से हराने का मतलब हुआ जिस समय बी 400 पूरा किया है उस समय सी जो है वह 360 पे रहा होगा, तभी तो 40 मीटर से हराएगा। अगर मैं इनके अनुपात की बात करता हूं तो आप कहना कि सर ये देखो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 10 बार में कट जाएगा और 4 से 9 बार में कट जाएगा। तो इनका भी अपना अनुपात कैसा है, 10:9 है। यानी जिस समय बी की वैल्यू 10 है उस समय सी की वैल्यू क्या है, 9 है। ये हो गया ए रेशियो बी, ये हो गया बी रेशियो सी। इसी पे अपनाइएगा, इसी पे एक क्वेश्चन और आगे भी वो खुद आप बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को मजबूती से पकड़ लीजिएगा। तो आप ये कहेंगे सर ऐसे केस में आपने सिखाया था कब्जा मेथड, और कब्जा मेथड ये कहता है कि अगर रेशियो को कनेक्ट करना है तो इस बगल की सीट पर बगल वाले से कब्जा करवाओ। तो यहाँ पर कब्जा 9 का होगा और यहाँ पर कब्जा किसका हो जाएगा, 10 का। इससे क्या फायदा हमें मिलता है, इससे हमें फायदा मिलता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी हम जान जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा 81। इसका यह एक सीधा सा मतलब है जिसको आपको समझ लेना चाहिए, सॉरी 90। इसका एक सीधा सा मतलब हुआ कि जिस समय ए 100 मीटर की दूरी कवर करता है उस समय बी 90 पर होगा और उस समय सी 81 पर होगा। यानी हर 100 मीटर पर वो 19 मीटर ए से पीछे चल रहा है। इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर ए बी सी की हम रिलेटिव वैल्यू को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस आधार पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, पूछा गया 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने फासले से रहेगा। तो अगर मैं कहूँ 100 की जगह पर मुझे 500 करना है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अगर 100 की जगह पे सर 500 आपको करना है तो एक काम करो, 5 का गुणा कर दो सब में, 5 का यहाँ भी कर दो, 5 का यहाँ भी कर दो, 5 का यहाँ भी कर दो। 100 में जब 5 का करूंगा तो इसने कितना किया, 500। जब ये 500 मीटर कवर करेगा तो यह कितना करेगा, यह 81 × 5 करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये पता करना है कि पीछे कितना रह गया। तो देखो एक तरीका तो यह है कि 81 × 5 करके 500 में से माइनस करो, या तुम अपने दिमाग को और तेज चलाओ कि ठीक है 100 की जगह पे 81 जा रहा है, 19 पीछे रह गया। हर 100 मीटर पर 19 पीछे, 19 5 कितना होता है, 95। यानी वो 95 मीटर पीछे रह गया। तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं बिना पेन चलाए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 81 × 5 को अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 × 5 और 8 5 कितना आती है, 40। यह उस समय 405 मीटर की दूरी पर होगा ए की तुलना में। तो अगर ए जब जिस समय ए 500 पर है उस समय कितना है सी 405 पे, तो कितने से हार गया, तो 95 से हार जाएगा। इसका अंतर हम देख सकते हैं। तो इस करके बच्चों आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें रेशियो अप्लाइड कर लीजिएगा। सही जवाब मनोज डिया आपका स्वागत है, बहुत साल के बाद दिखाई दिए भाई। और युवराज कुमार आपका स्वागत है, पिंटू गोल्ड आपका स्वागत है, राम मिलन मौर्य आपका स्वागत है, शैलेंद्र प्रजापति आपका स्वागत है। सभी बच्चे जो हमारे साथ आज ऑनलाइन क्लास में हैं लाइव, सभी बच्चों का मैं एसके सिंह हार्दिक स्वागत करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह आगे भी घंटी बजती है। एक दिन में बजी कुल घंटियों की संख्या। यहाँ पर मुझे 2 बात आपको बतानी है। पहली बात ये बतानी है, जब इस तरह की घंटी क्वेश्चन आए, 1 बजेगा तो 1 बार टर्न करती है, 2 बजे वह 2 बार टर्न करती है। अब एक दिन की बात की जाए तो एक दिन का सेंस यहाँ पर 24 घंटे से होता है। एक दिन का मतलब एक दिन और रात, इसको समझना, यानी 24 घंटे में कितनी बार बजी। लेकिन एक चीज़ और बताना है, जब हम घड़ी की बात करते हैं, जिस घड़ी को हम लोग यूज करते हैं, आप अपने घर में देख लीजिए, मैं अपने घर में देख लेता हूँ, या कहीं भी हमारे पास कोई घड़ी है, तो इस हमारे यहाँ जो घड़ी का पैटर्न होता है वह क्या होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। तो आपकी घड़ी में पहले 12 बजेगा और फिर से 12 बजेगा, तब जाके आपका 24 घंटा पूरा होता है। रेलवे में कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं वहां पर 24 घंटे का जिक्र किया जाता है और रेलवे का टाइम टेबल इसी आधार पर चलता भी है। 16 बजता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 16 का मतलब पता रहे कि शाम वाला जो है 16 है, तो इसलिए करके वहां पर चलता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कोई रेलवे घड़ी का जिक्र नहीं किया गया। सामान्य क्वेश्चन में सामान्य बातें होती हैं। तो यहाँ पर बस आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले हम 12 घंटे में कितनी बार बजी और फिर 12 घंटे में कितनी बार बजी, इनको हम जोड़ेंगे। और इसको जोड़ने के लिए आप एक चीज करना कि भाई हमें 1 बजे, अगर 1 बजे 1 बार, रुकिए मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूं भाई। आप ऐसे करिए, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे मैं करता चला जाऊंगा। तो यहां पर 12 बजे 12 बार, तो मुझे इनको जोड़ना चाहिए। लेकिन यह जोड़ मुझे कितनी बार चाहिए, 1 बार नहीं चाहिए, मुझे 2 बार चाहिए, क्योंकि मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। 12 + 12। बस इसके बाद आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका फार्मूला आपको पता ही होगा कि अगर हम इस तरह की संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2। ये फार्मूला यूज होता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर 2 तो पहले से ही है और इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पर n लास्ट टर्म होता है, यानी इसकी वैल्यू 12 होती है।
n+1 13 हो जाएगी और बटे में क्या हो जाएगा 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस 2 से मैं इसी 2 को कटा देता हूँ, 12 × 13 कर दूंगा, बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं 12 × 36 मेरा आंसर आ चुका होगा अब तक, और इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं इसका आंसर 156 आ जाएगा। इकाई के अंक से देख सकते हैं 2 × 3 = 6। 12 में 13 का कर लीजिए, 13 में 12 कर लीजिए, 12 × 36 3 हो जाएगा, 12 × 1 12 और 3 15, तो 156 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो 156 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो कितनी बार बजेंगे एक दिन में, मतलब दैट इज इक्वल टू 156 बार। बहुत अच्छे। और अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये देखिए, ये ताश का क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं। 52 पत्तियों की ताश की एक गड्डी में से 2 कार्ड एक एक करके बिना उलट फेर किए खींचे जाते हैं। पहले कार्ड के राजा और दूसरे कार्ड के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बिल्कुल सही है। ताश की एक पत्ती में 52 कार्ड होते हैं। उन 52 कार्डों में से हमें क्या करना है, 2 कार्ड निकालना है, एक में राजा हो और एक में रानी हो। प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या कहता है भाई, जो कुल तरीका है और जो आप निकालना चाहते हैं उसको रखें, ऊपर ऊपर उसको रखें और नीचे कुल तरीके रखें। देखो कैसे करोगे, देखो इस सिक्के का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 52 पत्ते हैं तो कुल तरीका निकालने का, जो नीचे कुल तरीका तो निकालते हैं उसको हम लोग बोलेंगे 52 में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं तो इसको हम 52C2 बोलते हैं। लेकिन आपको राजा चाहिए, राजा होते हैं 4, आपको ताश की गड्डी के बारे में पता होना चाहिए। राजा होते हैं 4 और रानी होती है 4, लेकिन 4 राजा में से तुमको एक ही राजा चाहिए तो इसको हम बोलेंगे 4C1, और रानी भी एक ही चाहिए तो हम कहेंगे 4C2 बस। अरे सॉरी 4C2 नहीं, 4C2 क्यों भाई, 4C2 क्यों, 2 रानी तो चाहिए नहीं, हमें एक ही रानी चाहिए, रानी 4 है, 4 में से हम एक रानी लेंगे तो 4C1। इस चीज को हम सॉल्व करके आंसर तक पहुंचेंगे। बस इसमें मुझे 2 बातें आपको बतानी है। किसी भी C1 की वैल्यू उतनी होती है, NC1 की वैल्यू n, जैसे 4C1 लिखा है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। दूसरी बात, जब C2 की वैल्यू निकालते हैं तो 2 टर्म लेना पड़ता है डिक्रीजिंग ऑर्डर का और डिवाइडेड बाय 2 होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 5C2 तो 5C2 का एक डायरेक्ट तरीका होता है 5 × 4 बटे में 2। तो ये 2 चीजें आप याद रखना। अगर हम कभी भी, जैसे मैं बताता हूँ NC2 लिखते हैं तो इसका अपना मतलब होता है n × n-1/2 होता है, और कभी भी हम C1 लिखते हैं, NC1 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू n होती है। इस चीज को आप यूज करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4C1 की वैल्यू 4, 4C1 की वैल्यू 4 और 52C2 की वैल्यू 52 × 51 और बटे में 2, वो 2 कहाँ चला जाएगा, वह 2 ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व करके हम आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आया। कैलकुलेशन है भाई। अभी इसके बाद देखिए कैलकुलेशन क्या कहता है। कैलकुलेशन कहता है भाई 2 से कटाइए, इसको 2 से अगर हम कटाएंगे, देखिए 2 दूना के 4 और यहाँ पर कट जाएगा 6 बार में 26 दूना के 52। फिर 2 से कट सकता है, अगर हम 2 से फिर से कटाएंगे तो यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, और 2 से कटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो मेरे पास ऊपर की तरफ आ गया 8 और नीचे की तरफ आ गया 13 × 51। ओके, मैं इस कैलकुलेशन को करने से पहले एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे सामने ऑप्शन है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर की वैल्यू 8 आ चुकी है तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो एक छोटी सी बात हमें ये समझना था कि अगर हम इस कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा सर एक तो ये समझो कि यहाँ पर 8 आया हुआ है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 103 है, तो हो नहीं सकता, तो आंसर इसका ये सेकेंड वाला होगा। और भाई जिनको और तसल्ली करना मैं बता देता हूं, आप देखिए अगर इकाई का अंक चेक करना चाहेंगे तो 5 × 1 = 5, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 51 के अंदर 13 का मल्टीप्लाई करिए, 13 × 1 = 13, 3 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 13 × 5 = 65 और 1 = 66 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 663 आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इस प्रश्न का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही युवराज कुमार जी, सरेंद्र प्रजापति जी, SK फोकस जी, सभी बच्चों का मैं SK सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं लाइव क्लास में। यह क्लास जो है NTPC ग्रुप डी के लिए समर्पित है और आज इसकी आखिरी क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग लगातार मुझे सर्च करें और पीछे की वीडियो को जरूर फॉलो करें। आइए देखते हैं। एक किसी लक्ष्य पर 5 शाटों में से 4 बार निशाना साधता है, B 4 शाटों में से 3 बार और C 3 शाटों में से 2 बार निशाना साधता है। इस प्रक्रिया की संगणना कीजिए। ABC लक्ष्य पर जो है निशाना साध सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर ABC तीनों की बात की जाए कि तीनों के निशाना साधने की प्रायिकता क्या है, तो देखो तीनों की प्रायिकता का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो। अब एक की प्रायिकता कितनी है, देखो एक की प्रायिकता हमें किसका पता करना है, हमें A B C तीनों का पता करना है। तो A का प्रायिकता कितना है, 5 में से 4, यानी इसकी प्रायिकता है 4/5।
बी की प्रायिकता कितना है 4 में से 3, यानी इसकी प्रायिकता 3 है, कितने में से 4 में से, और सी की प्रायिकता है 3 में से 2, 2/3। तीनों की प्रायिकता निकालना है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो मैं कर देता हूं। क्या होगा भाई, 3 से एक 3 कट जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, मेरे पास क्या हाथ लगा 2/5। तो मैं बता सकता हूँ 2/5, या इसको मैं 40% भी बोल सकता हूँ। प्रायिकता को परसेंटेज में बदल सकते हैं 100 से मल्टीप्लिकेशन करके। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, वह वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में वैरी करती है उसी को तो प्रायिकता कहा जाता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इसकी वैल्यू 2/5 आएगी, और ये हमारा आंसर सेकेंड है। इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 12 पर बात कर लिया है, और आपके सामने फिर से क्वेश्चन नंबर 13। यदि x इजिकल टू -2 तो x बराबर है, यदि 3x इजिकल टू -2 तो ये x बराबर है। मुझे लगता है फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, सवह यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर होना चाहिए log 3x इजिकल टू -2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये log का एक क्वेश्चन और आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, log 3x इजिकल टू -2 देन x की वैल्यू हमें बतानी है। मैं चेक कर लेता हूं क्रॉस एक बार क्वेश्चन को, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। एक सेकंड का बच्चों, हाँ कुछ ऐसा ही मुझे भी दिखाई दे रहा है। log 3x नहीं है बल्कि log x बेस 3 है। ओके, यह कुछ ऐसा होना चाहिए, log x बेस 3 इजिकल टू -2, शायद ये क्वेश्चन है। एक बार पुनः मैं चेक करता हूं भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 1 मिनट रुकिएगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 सेकेंड मैच करा लेता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, हाँ एकदम सही, यही जो मैं आप बता रहा था यही है। इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारे सामने ये प्रश्न है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें करते कैसे हैं। तो जो लॉग के सबसे बेसिक नियम है उसको हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि log x है, इसका बेस 3 है, इसकी वैल्यू -2 है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप इसके फार्मूले को पढ़ते हैं, जब आप इसको समझते हैं, तो इसमें कुछ देखो ऐसा हो जाएगा। इन तीनों का, इस 3 का, इस x का, इस -2 का, ये आपस में एक रिलेशन होता है। और वह रिलेशन कैसे होता है, हम x की वैल्यू को -2 और 3 के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, और यही यहाँ पर प्रेजेंट करना भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वह 3 के पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। x की जो वैल्यू है, आप इसके बारे में देखिए, x की वैल्यू जो है वह 3 के पावर में -2 आ जाती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? देखो फिर से इस बात को समझो। अगर हम ऐसे कहते हैं log m बेस n इज इक्वल टू, अगर हम o रखते हैं तो ये नियम होता है कि जो m की वैल्यू होती है, इस बारे में ध्यान से देखिएगा, जो m की वैल्यू होती है n के पावर o के बराबर होती है। यहीं से log को जनरेट किया गया, यहीं से इसको बनाया गया है। तो इसके आधार पर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वह 3 की पावर -2 होगी, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो मैं कह सकता हूँ 9 के पावर -1 होगी। और माइनस का मतलब होता है वह संख्या 1/, में होती है, तो हम इसको 1/9 कह सकते हैं। इस तरह से x की जो वैल्यू होगी माइनस किसी भी नंबर पर, इस बारे में ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ कि x के पावर -p, तो इसका ये मतलब होता है 1/x के पावर में p। माइनस से वह चीज़ नीचे चली जाती है, तो जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर स्क्वायर होता है तो 9 हो गया, लेकिन माइनस से वो चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, नीचे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। यही मुझसे पूछा गया था, तो ये बड़ा बेसिक सा प्रश्न था, इसका जवाब आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया था, बस इसका एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ और इसको आपको समझना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर आप देखना, ये जो है ना, ये 145 है, 145 मीटर, और ये इसका आंसर भी है। सेम वही क्वेश्चन था जैसा अभी हमने जस्ट पहले किया था। आपको एक क्वेश्चन दौर वाला कराया था ना, ए का और बी से और बी का सी से, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं। रेशियो से हम करेंगे, ए रेशियो बी निकाल लेंगे, बी रेशियो सी निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर मैंने बता दिया है 145। चेक कर लीजिए, अगर दिक्कत होगी तो आप मेरे को बोलिए, मैं भी इसको करवा दूंगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 15 बजे एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। मुझे लगता है इससे आसान तो कोई क्वेश्चन धरती पर नहीं है, क्योंकि 15 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बजे। 3 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण तो कोई बता सकता है कि भाई, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई घड़ी है,
आप देखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई घड़ी है और इसमें 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे ये घंटे की सुई यहाँ पर होती है और थोड़ी सी मोटी और छोटी होती है और ये थोड़ी लंबी और पतली होती है। इनके बीच का एंगल बताना, ये एंगल आप नहीं बता सकते 90, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 होता है। तो इसके आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी समझिएगा कि इसमें हर जो पार्ट होता है ना, हर एक पार्ट, ये हर पार्ट 30 डिग्री का होता है। ये भी 30 का होता है, ये भी 30 का होता है, ये भी 30 का होता है। ये हर एक पार्ट क्या होता है 30-30 का होता है। और इसके अलावा आप एक बात और बता दूं, इसमें होते हैं 5 खाने, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और 5 खाना। ये हर पार्ट होता है 6 डिग्री का। ये छोटे छोटे पार्ट ना 6-6 डिग्री के होते हैं, 5 खाने होते हैं, यानी हर एक पार्ट जो होता है वह 6 डिग्री का होता है मिनट वाला, और 5 मिनट में 30 डिग्री, फिर 5 मिनट में 30 डिग्री। तो इस तरह से 3 बजे की बात की जाए तो इनके बीच का जो एंगल होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग फिर से आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी गति ज्ञात करें। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को भी आप लोग बता सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें स्पीड ही पूछा गया है। स्पीड है 200 मीटर की, इस बारे में ध्यान रखिएगा, 200 मीटर की, और टाइम है 24 सेकेंड का। लेकिन केवल बात यहीं पर बनने वाली है नहीं, क्योंकि आंसर हमारे सारे किलोमीटर पर हावर में दिए गए। तो इसके आधार पर आप एक चीज़ कहना बच्चे कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हम लोग इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18/5 से करेंगे। इससे क्या होगा, ये चीज़ किस में चला जाएगा, किलोमीटर पर हावर में चला जाएगा, और यहाँ से ये जो मीटर पर सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करने से मीटर पर सेकेंड से हम कहाँ चले जाते हैं, किलोमीटर पर हावर में। इसका वाइस वर्सा होता है, अगर किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड में जाना तो 5/18 करते हैं। इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके फटाफट करके देखो। देखो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 से 2 बार में, ये कट जाएगा, सॉरी 6 से 3 बार में, 6 से 3 बार में, और 6 से ये 4 बार में कट जाएगा। 6 3 18, 6 चौके 24, और कटा लेते हैं बच्चे। 4 × 5 आपस में कट के 20, इस 20 को खत्म कर देंगे। 3 में 0 यानी 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30। इसका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर हावर। इस कैलकुलेशन को आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 4th होगा 30 किलोमीटर पर हावर। इस तरह से बच्चों हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। हम लोग NTPC ग्रुप डी के लिए इस क्लास में लाइव सेशन पर बात कर रहे हैं, और आप लोग मेरे साथ, मैं SK सिंह, और हम लोग आज मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ के अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के आपके साथ बात किया जा रहा है। आप इस लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन है ही नहीं, क्योंकि सारे वैल्यू बराबर हैं। जब सारे वैल्यू बराबर होते हैं तो मानक विचलन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये समुच्चय सेट है और सबकी वैल्यू 10 10 10 है। तो जब 10 10 10 है तो ये ध्यान रखना, अगर सब वैल्यू समान होती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जा रही है, मानक विचलन की बात करें तो इसमें कोई विचलन नहीं है। इसका आंसर 0, यानी ये वाला हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो, ये सेट देखो, इसमें मैं आपको मानक विचलन निकाल के दिखाता हूं, और आपको ये बात समझना चाहिए। ये क्वेश्चन जरा बना के आप देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। और मैं आपको कहता हूं कि अगर यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला चीज ये है कि भाई अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो आपको माध्य की जरूरत पड़ेगी, इसके मीडियन की जरूरत पड़ेगी, इसके औसत की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सारी वैल्यू अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं इसका अगर मानक विचलन निकालना चाहता हूं तो जो बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा माध्य। माध्य का मतलब होता है औसत। औसत अगर मैं निकालूं तो मैं सबको जोड़ूंगा, और सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग दूंगा। जोड़ता हूं, 10 10 20 20 9 29, ठीक है, 29 और 10, ठीक है, 39 39 और 10, 39 और 10, बोलो 49 49 और 11 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80 और 81 81 और 9 90, 90 आ गया। 90 आ गया तो मैं क्या करूंगा, 90 को 9 से भाग दे दूंगा, क्योंकि 9 संख्याएं हैं। 90 को अगर 9 से मैं भाग देता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10। तो इसका मतलब यहां पर जो इसका औसत आ गया वो क्या आ गया, 10। लेकिन यहां पर मुझे औसत नहीं निकालना था, माध्य नहीं निकालना था, इसका मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन केस में हम क्या करते हैं, 10 से सारी वैल्यूओं का कंपेयर करेंगे। तो चलो हम इस कंपेयर को करके दिखाते हैं। देखो अगर हम 10 से कंपेयर करते हैं, बहुत ध्यान समझना, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे 10 से कंपेयर कर रहे हैं 0, यहाँ से आप करेंगे तो इसका आ जाएगा 1। 9 और 10 में जो अंतर है, इस अंतर को निकालते हैं, या अंतर यहाँ पर 1 आ गया। किससे कंपेयर करें, इसे कंपेयर करें, अंतर देखते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस से मतलब नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा।
इस तरह से आप इन अंतर को देख सकते हैं। अब इसकी अंतर कितना आ गया, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, इसमें अंतर आ गया 4। और आप देख सकते हैं अब आंसर तक पहुंच गए। आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 1 1 4 आ गया। √4 अपान जो है सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, क्या है 9, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, हमें मानक विचलन निकालना है। हमने देखा कि यहाँ पर विचलित हुआ 4, और आप मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं इस पूरे डाटा में हमारे पास 9 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू √4 की वैल्यू 2 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। इस करके बच्चों हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19, 18 के बाद, निम्न संख्या में समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें। बड़ा प्यारा प्रश्न है, आप इसको बता सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। माध्यिका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने बताया था कुछ मत करो, इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में डाटाओं को लिखो, और माध्यिका निकालने के लिए जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं फिर देखो क्या होता है, फिर हम जो है बीच वाली संख्या लेते हैं और उससे अगली संख्या लेते हैं, उसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो मैं आपको करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, जरा देखिएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे तो लिखने की इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन आप लिखता हूँ। सबसे पहली संख्या 0 है, 0 यहाँ से खत्म कर दो। उसके बाद भाई 2 बार 1 है, ओके, उससे बड़ा कौन है, 2 बार 1 हो गया। उसके बाद भाई 2 एक बार और 1 बार, 2 बार 2 है, ओके भाई। और क्या है 3 बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार 3 भी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 1 बार 4 है और 1 बार 5 है। तो पहले हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। हम यहाँ पर माध्यिका की बात कर रहे हैं और हम माध्यिका निकालने की बात कर रहे हैं। तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। तो मैं कहता हूं कि माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, पहले देखो कितनी चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। अगर हमारे पास 10 डाटा दिया गया है तो 10 का आधा करो, 10 का आधा कितना हुआ 5, तो 5वीं संख्या यानी 5वां नंबर उसकी वैल्यू और उससे अगली नंबर यानी 6वीं, 5वीं और 6वीं को लेकर के हमें उसको क्या करना है, 2 से भाग देना होता है। ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था, बट मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बताते हुए चल रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर एक काम करो, इसमें 5वीं वैल्यू 1 2 3 4 5, ये 5वीं वैल्यू है और ये 6ठी वैल्यू है, ये 5th नंबर की वैल्यू है और ये 6th नंबर की वैल्यू है। क्यों 5th 6th की, क्योंकि हम जोड़ के 2 से भाग देते हैं और जो वैल्यू आएगी वही वाला हमें वैल्यू उठाना पड़ता है, 10 का आधा 5 और उससे अगला। तो इन दोनों संख्याओं को लेके हमें ऐड करना होता है, मतलब 2 + 3 / 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 और 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आंसर हमारे पास है 2.5 का, और इसको हम लोग ट्रिक कर लेंगे। सी ऑप्शन के लिए हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। आंसर हमारा सेकंड होगा क्योंकि नीचे ऑप्शन के नीचे ऑप्शन है, तो उसके आधार पर हमें प्रश्न का जवाब देना था। यह 19 नंबर का प्रश्न है। बच्चों आप सभी लोग लाइव क्लास में आज आपने मिसलेनियस टाइप के प्रश्न पढ़े, और एक प्रश्न और है जिसका जवाब आपके सामने है। बहुत प्यारा प्रश्न है। सेट थ्योरी की बात हुई है, कुछ क्वेश्चन सेट के थे, कुछ लॉग के थे, कुछ प्रोबेबिलिटी के थे, इन सारे प्रश्नों पर, कुछ कैलेंडर के थे। इन सारे क्वेश्चन पर हमने आज आपके साथ अंतिम क्लास में बात किया है, और सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार आप लोग इस चीज़ को सीख पा रहे हैं, इसको बता पा रहे हैं। मैं इस प्रश्न का जवाब आपको देता हूँ। ये अगला प्रश्न हमारे साथ में है, बहुत प्यारा प्रश्न, आपको आंसर मिल गया होगा और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका जवाब आपको मिल चुका होगा, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, और हमारे सामने जो है ये सारा आंसर है। और ये पूछा गया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए का बी के साथ भी यूनियन होगा और ए का सी के साथ भी यूनियन होगा। अब मैं सिर्फ इसी से इस चीज को देख सकता हूं कि इसमें देखो ए का बी के साथ यूनियन नहीं है, इसमें है लेकिन यहाँ पर ए का सी के साथ यूनियन नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसको देखो ए यूनियन बी भी है और इसको देखो ए यूनियन सी भी है, लेकिन ए यूनियन बी और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी है। तो कहीं ना कहीं गलती मुझे लग रहा है कि किया गया है, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन का साइन आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बच्चे इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर ये होना चाहिए ए यूनियन बी, ध्यान रखना, इंटरसेक्शन, ठीक है, ए यूनियन सी, ये होना चाहिए था, क्योंकि बीच का जो साइन है, यहाँ पर जो साइन है ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें यूनियन की बात हो जाएगी, ए यूनियन बी आ जाएगा। ऐसे यहाँ इंटरसेक्शन, तो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लग जाएगा और ये यूनियन सी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों ने अच्छे से चीज़ों को देखा,
कंप्लीट मैथ आपको बताया गया, एक प्रयास किया गया कि एनटीपीसी के ग्रुप के लिए लाइव क्लास के माध्यम से टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ देते हुए आप तक जो है किरण प्रकाशन की तरफ से आप तक यह बात पहुंचाई जाए। और मैं एसके सिंह आप सभी के बीच में लगातार हमने हर एक क्वेश्चन पर लगातार आपके साथ में सहयोग बनाया, आपके लगातार प्रश्नों का आंसर दिया। शुरू से लेके अब तक जितने बच्चों ने एनटीपीसी के लिए प्रश्न पूछा है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने उसके प्रश्न का रिप्लाई नहीं किया हो। व्हाट्सएप पर मैंने लगातार आपको उस प्रश्न का जवाब दिया, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक जो है मटेरियल और क्वेश्चन और सारी चीज़ों को पहुँचाने का प्रयास किया है। जो भी हमसे बन सकता है हमने लगातार आपके साथ में प्रयास किया है और अच्छे से आपको पूरी चीज़ें पढ़ाई गई। यह क्लास किरण लर्निंग एकेडमी की तरफ से चली हैं और जिसका लाभ आप सभी बच्चों को मिला है और आप लोग जो है आगे भी इस चीज़ का लाभ लेते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। किसी भी समस्या के लिए आप कभी भी हमें तंग कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को लगातार मेरे साथ जो है दिए गए नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर आपके पास मेरा वीडियो के बिल्कुल शुरू मैंने दे रखा है, वहाँ से आप फॉलो कर लें और वहाँ से आप संपर्क करते रहिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी निश्चित रूप से हम अपने स्तर से जितना भी मदद हो सकता है बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अन्य बहुत सारे अच्छे शिक्षक भी इस चैनल पर आ रहे हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से इनको फॉलो करिए। आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, जो भी बच्चे दूर दराज बैठे हुए हैं अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने का प्रयास करें। अब दूरियां खत्म हो जाती हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, तो पूरा आपको लाभ लेना है। पढ़िए अच्छे से, आपका भविष्य उज्जवल होगा। आज यह मैथ की आखिरी क्लास थी। अभी संदर्भ में आपसे किसी अन्य एग्ज़ाम को लेकर के मुलाकात हो सकती है, बट अभी एनटीपीसी के लिए यह एक तरह से आज की आखिरी क्लास है। इसके बाद कल एक साइंस की आखिरी क्लास बची है। कल फिर आप लोगों के साथ में शाम को 6 से 7 के बीच में उपलब्ध रहूँगा। तो बच्चों आज अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सभी लोगों को गुड इवनिंग। मोबाइल नंबर बहुत प्यारा है 9999565799 युवराज सिंह, और हमने शुरू में वीडियो में लिखा भी है, आप आराम से देख सकते हैं। जब आप सारे वीडियो को देखेंगे तो मेरा नंबर आपको ये रट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करते रहिए, इस पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आप सभी बच्चों को प्यार। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।